धातु किसको कहते हैं, धातु किसको कहते हैं। और अधातु की अगर हम लोग बात करें, अधातु में ये सब गुण नहीं होता है, ठीक है। अधातु के पास जो है विशेष प्रकार का चमक नहीं होता, उनके पास खुद का स्थानिकों की जो स्थिति है। समस्थानिक वे तत्व है जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तत्वों को समस्थानिक का पता मेंडलीव के बाद चला, लेकिन इन तत्वों को मेंडलीव की सारणी में स्थान देना चुनौती बन गया था। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे जी, सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आर्यन शर्मा और आप लोग का स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड वाला पे। तो बच्चा आज का जो क्लास होने वाला है एकदम जबरदस्त होने वाला है, एकदम शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान में जो आप लोग का जो है रासायनिक विज्ञान बोले तो केमिस्ट्री का जो है 5वां अध्याय। और 5वां अध्याय आप लोग का क्या दे रखा है, तो देखा जाए तो यहाँ पे 5वां अध्याय आप लोग का दे रखा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और इस अध्याय को एकदम जबरदस्त तरीका से हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस अध्याय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, तत्वों का जो है वर्गीकरण आखिरकार क्यों किया गया। उसके बाद डेवेराइनर, ठीक है, डोवेराइनर का त्रिक हम लोग पढ़ेंगे, न्यूलैंड का जो है अष्टक सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग इसी में देखेंगे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी, जो अभी का जो पीरियोडिक टेबल है, उसको किस तरह से बनाया गया और उसमें किसकी सहभागिता था, ये भी हम लोग देखने वाले हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मोजले का आवर्त सारणी। क्या देखने वाले हैं, मोजले का आवर्त सारणी। और हाँ बता दे, ये अध्याय जो है बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यही अध्याय जो आप लोग का जो है क्लास 11th में जब आप लोग जाएंगे, क्लास 11th में जब आप लोग जाएंगे ना, तो आपको वहां पे भी जो है पढ़ना होगा, यही सेम अध्याय आप लोग को वहां पर भी पढ़ना होगा। और दूसरी बात आप लोग को बता दे कि जो आप लोग का बुक है NCERT बुक जो है आप लोग का, ये अध्याय को जो है खत्म कर दिया है, ठीक है। अगर आप लोग के पास बुक होगा, NCERT बुक होगा ना, उसमें आप लोग देखना ये 5वां अध्याय को खत्म कर दिया गया। अब बहुत सारे बोर्ड वाले तो इसको पढ़ाते भी नहीं है, बहुत शिक्षक इस अध्याय को देखते भी नहीं है, ठीक है, काहे कि ये जो है खत्म कर दिया है, इसमें है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात क्या, अब कहेंगे सर कि बिहार बोर्ड वाले खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, बिहार बोर्ड में पढ़ना है कि नहीं है, क्योंकि आप लोग के मन में तो 1000 सवाल आता है कि नहीं जी। कहेंगे जी बिल्कुल सर। देखो बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, तो बिहार बोर्ड वाले बच्चों को मैं बता दूं, इससे आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आप लोग के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, वो भी आप लोग को देखेंगे तो 1 मार्क का जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा, और ज्यादा से ज्यादा पूछ ले बाय दुबे तो 2 मार्क्स का आप लोग का जो है, मार्क्स का क्या, 2 मार्क्स का आप लोग का सब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। ओके, ये चीज आप लोग अच्छी तरह से समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चा ये अध्याय पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग किसी भी चीज के बारे में पहले बेसिक जानकारी ले लेंगे तो क्या होगा, आगे जो आप लोग 11th में जाइएगा, यही अध्याय से रूबरू होइएगा, तो कहिएगा वहां पे, हाँ तुमसे हम पहले परिचित हो गए हैं, अब तुमको हम झकझोर देंगे। ओके आ जाओ। बहुत ही मजेदार कहानी है, और कहानी के थ्रू आज हम लोग साइंस को समझने वाले हैं। हालांकि देखो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे अगर हम लोग शुरुआत करते हैं तो ये देखो, ये जो आप लोग को दिख रहा है ये आधुनिक आवर्त सारणी है। क्या है ये, आधुनिक आवर्त सारणी। क्या है, आधुनिक आवर्त, ठीक है, आवर्त, ये जो है आधुनिक आवर्त सारणी है। और ये जो आवर्त सारणी बनाया गया था, मतलब पीरियोडिक टेबल जो है बनाया जा रहा था शुरुआत में, क्या इतने एलिमेंट्स थे। आप लोग एक बार थोड़ा सा फोकस करो, इस चीज पे गौर करो कि सर शुरुआत में जब बनाया जा रहा होगा पीरियोडिक टेबल, तो क्या इतने एलिमेंट्स थे कि नहीं थे। जी बच्चा, उस समय इतने एलिमेंट्स नहीं थे, ठीक है। और इसकी शुरुआत एक व्यक्ति करते हैं जब आवर्त सारणी बनाना शुरुआत करते हैं, जब कुछ कुछ तत्वों के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है तो वो शुरुआत करते हैं। वो कौन है,
उसका भी नाम हम लोग जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो। कहते हैं ना कि कोई भी आप जब काम करने जाओगे, जो कोई नहीं किया है वो अगर आप करने की सोच रहे हो तो आपको क्या करेगा, कोई ना कोई टांग खींचने का जरूर काम करेगा। अगर आप अपने समाज में जब नया करने की सोचते हैं तो लोग आपको पागल भी बोल सकता है कि भाई पागल है, ये क्या करना शुरू कर दिया है, इससे कुछ फायदा है। जब आप कुछ कर जाओगे ना, कहेगा वाह हमें तो उम्मीद नहीं थी और इसने कर दिखाया। इसलिए लोगों का जो है बात को अपने दिमाग में कभी मत लेना कि लोग क्या कह रहे हैं। एक हालांकि इंस्टाग्राम पे ये चीजें वायरल हो रहा है ना कि कहते हैं लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। बाद में पता चलता है कि 4 लोग जो है राम नाम सत्य के अलावा कुछ नहीं कहते हैं, है कि नहीं। आप लोग सुने होंगे, इंस्टाग्राम तो देखते ही होंगे, है कि नहीं जी। तो इस आवर्त सारणी के बारे में ही हम लोग को समझना है। ये आधुनिक आवर्त सारणी हालांकि, लेकिन इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया। भैया एक चीज बताओ कि ये जो है एलिमेंट्स जो है यहाँ पे, जैसे कि हाइड्रोजन को यहाँ पे रख दिया, लिथियम को यहाँ पे रख दिया, सोडियम को यहाँ पे रख दिया, पोटेशियम को यहाँ पे रख दिया, और भैया इधर आते हैं तो नाइट्रोजन हम यहाँ देखते हैं, ऑक्सीजन हम यहाँ पे देखते हैं, फ्लोरीन यहाँ पे देखते हैं, नियोन यहाँ पे देखते हैं, आर्गन यहाँ पे देखते हैं, क्रिप्टॉन यहाँ पे देखते हैं। ये जो है इस तरह से क्यों बनाया गया, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। बहुत सारे सवाल आपके मन में, जब ये पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपके मन में सवाल ही सवाल पैदा होगा। नहीं पैदा हो रहा तो मैं पैदा करता हूं सवाल को। देखो यहां पे सर हाइड्रोजन को क्यों दिया गया, दूसरी बात की जो लिथियम है यहां पे क्यों नहीं दे दिया सर, दूसरी बात की यहां पे बेरिलियम को क्यों दिया गया सर, अब बाकी वाला जगह काहे खाली छोड़ दिया सर, ये वाला जगहियों में तो कुछ ना कुछ एडजस्ट कर दिया जाता। और यहाँ पे एक और चीज अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं देखो यहाँ पे क्या है 57 है, ठीक है 56, 57 और 58, लेकिन यहाँ से सॉरी 57 ना 57, और यहाँ पे देखेंगे तो 72 है, और 57 के बाद जो अगर मैं बात करूं 58 यहाँ पे आ जाता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, देख लो आप, देखो यहाँ पे 57 से लेकर यहाँ वाला जो एलिमेंट यहाँ लगनी चाहिए यहाँ क्यों दे दिया, है कि नहीं सवाल। आप कहेंगे बच्चे सर हमारे मन में तो बाकीदा सवाल पे सवाल आप देते जा रहे हैं, पूरा का पूरा सवाल सर आपने ठोक दिया है मेरे माइंड में। कहेंगे जी सर बिल्कुल, देखो एक एक चीजों के बारे में अगर ये सब सवाल आप लोग का है ना तो ये वीडियो पूरा देखो, ठीक है। ये नहीं कि आपके प्रश्न में नहीं पूछा जाएगा ज्यादा इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना मेरे भाई, पूरा देखो मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि आगे भी आप लोग को पढ़ना है कि नहीं। और हाँ दूसरी बात की देख लीजिएगा, कोनो दिन के चक्कर में बड़का सीनियर आदमी के चक्कर में पकड़ा जाइएगा तो फिर आपका खैर नहीं, इसी से पूछता है, ठीक है। ये बहुत माथा दर्द होता है, और ये अध्याय को हम एकदम सरल भाषा में एकदम टॉपिक बाय टॉपिक लेके आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। ओके, तो इनके बारे में हम लोग हालांकि जानने वाले हैं, ठीक है। किनके बारे में, इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं विस्तृत रूप से, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जो है वो हम लोग देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो कुल तत्वों की जो संख्या है वो है 118, मतलब 118 है, ठीक है। अब देखो प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक तत्वों की जो संख्या है, जो प्राकृतिक रूप से जो तत्व है उसकी जो संख्या है, अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे तो 98 बताएगा, लेकिन अगर आप अपने किताब में देखेंगे तो 94 बताएगा, ठीक है। ये आपके बुक में दे रखा है, क्या दे रखा है, बुक में, ठीक है। अब ये बुक में दे रखा है, और हाँ प्रश्न पूछे तो 94 ही बताना है, क्योंकि आपके बुक के हिसाब से चलना है, क्योंकि नेट के हिसाब से नहीं चलना है। इंटरनेट पे गलत सलत बहुत सारी चीजें दिया रहता है कि नहीं। आ जाओ भाई आगे देखो, कृत्रिम जो तत्व है, जो कृत्रिम तत्व है वो, कृत्रिम का मतलब हो गया जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जो लैब में बनाया गया है, ठीक है। सीधी बात, अगर हम मानव बोलेंगे तो लैब में कौन मानव बनाएगा, लैब तो अपने से नहीं बना लेगा। इसलिए अगर आपसे पूछे कृत्रिम का मतलब क्या होता है, देखो मतलब भी जानना जरूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो हम लिख देते हैं कृत्रिम का मतलब हो गया, कृत्रिम का मतलब हो गया मानव निर्मित, क्या हो गया, मानव के द्वारा निर्मित, ठीक है, मानव के द्वारा निर्मित, ठीक है, निर्मित, ठीक है। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे कि कृत्रिम का मतलब होता है कि मानव के द्वारा जो निर्मित किया जाता है। ओके, तो वो जो मानव के द्वारा जो निर्मित किया गया है तत्व है वो 20 है, ठीक है।
पहले इस पीरियोडिक टेबल के कुछ कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आगे आते हैं कि धातु तत्वों की जो संख्या है, धातु तत्व जो है, धातु जो है एलिमेंट, ठीक है, मेटल, वो कितने हैं, 90 है, जो मेटल है आपका, ठीक है, क्या है, मेटल है। अगर उसी में हम लोग बात करते हैं अधातु का, वो 21 है, कितने हैं, अधातु जो है आप लोग का 21 है, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल, ओके। उपधातु, जो धातु और अधातु दोनों का गुण हो, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन लिखे उपधातु का, ठीक है, उपधातु का, देखो यहाँ पे लिख देते हैं ताकि बच्चा पार्टी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। उपधातु, ठीक है, उपधातु, क्योंकि ये ना प्रश्न कभी कभी पूछ देते हैं कुछ कुछ लोग, ठीक है। धातु तथा अधातु, अधातु दोनों के गुण वाले तत्व को उपधातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उपधातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उपधातु बोला जाता है। अब कुछ कुछ बच्चे कहेंगे सर धातु याद है कि नहीं है, अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर धातु बता दीजिए, क्या क्या कहेंगे, सर धातु बता दीजिए। धातु आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, धातु आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग को याद है कि नहीं, धातु जो है आप लोग को पढ़ा चुके हैं, ठीक है, धातु जो है आप लोग को पढ़ा चुके हैं, याद है कि नहीं है, पता है कि नहीं, याद है कि नहीं, नहीं है, चलो भाई, नहीं है तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम याद दिलाते हैं। वे पदार्थ जो कठोर हो, कठोर, चमकीला, आघातवर्ध्य, ठीक है, आघातवर्ध्य, तन्य और ध्वनिक तथा उष्मा तथा विद्युत का सुचालक हो। ये मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है, इसे फिर से मेरा आदत है भाई कि कोई भी अध्याय कराओ ना तो सबसे पहले उसके पीछे के अध्याय अगर रिलेटेड मिल गया तो उनके पीछे का अध्याय का रिलेटेड चीज आ रही है तो उन पे चर्चा जरूर करें। इससे क्या होता है कि बच्चे का ब्रेन जो है वाश होता है और उन्हें लगता नहीं ये सर तो पढ़ाए थे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसी में, तो जैसे उदाहरण की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे कि सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, धातु है, ठीक है। अगर मैं बात करूं वैसा कौन सा धातु है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, वैसा कौन सा धातु है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, वैसा कौन धातु है, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। दूसरी बात की ये जो है सबसे मुलायम भी होता है, क्या होता है, सबसे मुलायम धातु भी होता है, सबसे मुलायम धातु होता है, ठीक है। सबसे मुलायम धातु अगर पूछे, या जिन्हें चाकू से काट सकते हैं, या दूसरी बात एक और चीज किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, ठीक है, किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। ऐसा कौन सा धातु है जिन्हें किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो याद रखेंगे आप लोग सोडियम, ठीक है, क्या याद रखेंगे, सोडियम, कोई दिक्कत नहीं ना। एक और आता है जो ज्यादातर पूछा जाता है,
वैसा धातु का नाम बताओ जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु अगर पूछे, ठीक है, अगर धातु पूछे, धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव तो याद रखिएगा पारा, ठीक है, पारा, जिसे मरकरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मरकरी, ठीक है, क्या बोला जाता है? मरकरी, ठीक है। तो पारा लिखिए दिए तो कोई बात नहीं, समझ जाइएगा आप लोग। और अधातु की बात आता है, अधातु का याद रखेंगे, अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। अब देखो इसको याद करने का, देखो ये सब ना ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्या होता है? ये सब ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न ये सब पूछे जाते हैं। ओके, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट करना चाहता हूं ताकि इससे क्या होगा, आप लोग को याद भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करूं इसके ट्रिक का, इसके ट्रिक का क्या है कि ट्रिक से कैसे याद रखे। तो देखो धातु में जो है, धातु में अगर देखा जाए तो देखो धातु 2 अक्षर का, ठीक है, 2 अक्षर का, ठीक है। तो और धातु 2 अक्षर का, पारा भी 2 अक्षर का, पारा भी 2 अक्षर का। अधातु अगर बात करें, इसी तरह से मैं भी याद रखा हूं, ठीक है, आप लोग भी याद रखो। धातु की बात करें तो 3 अक्षर का, 3 अक्षर का, ठीक है, 3 अक्षर का है। तो ये ब्रोमीन भी कितना? 3 अक्षर का ब्रोमीन, ब्रोमीन भी 3 अक्षर का। बात बताओ, समझ में आया ना? क्योंकि ये सब प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं ज्यादातर। ओके, 3 के बारे में हम लोग समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ भाई, हम लोग कहाँ थे वहीं पे फिर से हम आते हैं और देखते हैं। ये चीजें हो गया। और उपधातु के बारे में हम बता ही दिए, उपधातु जो होते हैं 7 होते हैं, ठीक है, 7 होते हैं, ठीक। और प्रथम कृत्रिम तत्व, जो प्रथम सबसे पहली बार जो कृत्रिम तत्व जो है बनाया गया, पोलोनियम बनाया गया। क्या बनाया गया था? पोलोनियम। एकमात्र द्रव धातु जो है, द्रव धातु जो पारा हो गया, ठीक है, जो पारा हो गया। अधातु पूछे, याद रखिएगा, अधातु पूछे तो मरकरी, सॉरी ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है। ओके, याद रखिएगा। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस हीलियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, और सबसे मुलायम धातु सोडियम, और सबसे भारी गैस रेडॉन, ठीक है, सबसे भारी गैस रेडॉन। ये सब चीजें आप लोग का जो है, ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये जो मैंने आप लोग को पीरियोडिक टेबल दिखाया इसी से रिलेटेड है, ठीक है। और हो सकता है बोर्ड परीक्षा में कहीं चिपका दे आपके, तो फिर वहां पे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें हम आप लोग को बता दिए उपधातु किसको कहते हैं। देख लो, उपधातु किसको कहते हैं, धातु किसको कहते हैं। और अधातु की अगर हम लोग बात करें, अधातु में ये सब गुण नहीं होता है, ठीक है। अधातु के पास जो है विशेष प्रकार का चमक नहीं होता, उनके पास खुद का चमक होता है। और अगर बात करें आघात वर्धक, और धातु जो होता है ना, उसको खींच के जितना मर्जी उतना लंबड़ा सकते हैं, ठीक है। लंबड़ाने का मतलब लंबा तार के रूप में बना सकते हैं। और धातु धातु में जब टकराइएगा तो आवाज निकलेगा, ठीक है। लेकिन ये देखो अधातु है, मान लिया जाए अधातु है, ठीक है, इसे भी अधातु है, इसमें करंट ये पार से ऊपर नहीं होगा। तो इसमें अधातु है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसमें करंट जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे गुण के बारे में हम लोग ने चर्चा किया था। ओके, ये सब तो आप लोग का हो गया जो पहले क्लास में हम लोगों ने किया था, ठीक है, हम लोगों ने पहले क्लास में कर रखा है। इससे क्या होता है, ब्रेन वॉश होता है। क्या होता है? ब्रेन वॉश होता है, ताकि बच्चे जो है अच्छी तरह से समझ सके। अब यहाँ पे मैंने एक और भी चीजें बताना चाहता हूँ, जैसे कि बात किया जाए रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, आप लोग से प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, आप लोग ये जवाब दे दीजिएगा, ठीक है, ये जवाब दे दीजिएगा सर की रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया पूछा जाता है। ओके,
अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम लोग जब अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। लेकिन इसमें जो है ये दोनों जो अभिक्रिया में जो भाग लिया, भाग लेने वाले को ही क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। मैं ये समझाना चाह रहा था, अभिकारक कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, अभिकारक। और जो बन के आया, जो बन के आया वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाता है। ओके, ये चीजें समझ में आ गया। थोड़ा खांसी है, तबीयत इधर उधर हो गया, पानी इधर उधर के पीने से जो है थोड़ा हो जाता है तकलीफ। डोंट वेरी, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। आ जाओ भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। तत्वों का वर्गीकरण क्यों करना आवश्यक था। अब देखो भैया खांसी शुरू हो रही है, हमें तकलीफें तो हो रही है, चलो कोई नहीं, बट क्लास तो लेनी पड़ेगी ना। तकलीफें हो हजार, कोई दिक्कत नहीं है। तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, अगर प्रश्न पूछे तो लिखना है कि तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक है ताकि समान गुण वाले तत्व एक समूह में एकत्रित हो जाए और तत्वों का अध्ययन करने में क्या होगा, आसान होगा। जो समान गुण वाले रहेंगे, एक जगह रहेगा एकत्रित होके, तो उसे अध्ययन करने में हमें क्या होगा, अच्छा होगा। अब देखो ओकर गुण अलग है, ओकरा में क्वालिटी अलग है। मान लिया जाए एक क्या बात करें, स्टूडेंट और शिक्षक में, ठीक है। स्टूडेंट का काम होता है पढ़ना और शिक्षक का काम होता है पढ़ाना। अब भैया स्टूडेंट और शिक्षक का अगर दोनों के लाइन में प्रार्थना करने के लिए बैठा दिया जाए, पता चलेगा कौन शिक्षक है, नहीं है, नहीं पता चलेगा। इसके लिए क्या होता है, सभी शिक्षक, अगर आप लोग 8, 9, 10 में पढ़ते होंगे, सभी विद्यार्थी जो है ऐसे करके सब प्रार्थना घड़ी समय रहता है और सभी शिक्षक जो है जस्ट उनके सामने रहता है और वो करवाते हैं, एकत्रित होके खड़े होके जब भी प्रार्थना होता है सभी शिक्षक खड़े रहते हैं, ठीक है। या यूनिफॉर्म को लेके ले लो, ठीक है, यूनिफॉर्म को लेके ले लो कि यूनिफॉर्म शिक्षक का अलग यूनिफॉर्म रहता है और स्टूडेंट का अलग यूनिफॉर्म रहता है, थोड़ा सा चेंज जरूर रहता है। अगर मान लिया जाए पीडब्ल्यू की बात करें, इसमें देखो पूरा का पूरा ब्लैक, ठीक है, इधर भी देखो पूरा ब्लैक। लेकिन जो स्टूडेंट का जो देखेंगे आप टी शर्ट, तो यहाँ पे वहाँ इनका रेड रहता है, यहाँ पे रेड रहता है, क्योंकि लोगों को ये पता चल जाता है ये शिक्षक है और क्या है, ये स्टूडेंट है। लेकिन सबको बराबर रखा गया पीडब्ल्यू की तरफ से, जो है किसी को जो है वो वाला चीजें नहीं है, ठीक है, सब बराबर है एक। ओके, आ जाओ भाई। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो सबका अध्ययन करना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक है ताकि समान गुण वाले जो एलिमेंट होगा वो एक समूह में रहेगा, एकत्रित हो जाएगा और तत्वों का अध्ययन करने में हमें क्या होगा, आसान होगा। तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकृत जो है करने का काम एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे और उसका नाम था लेवोसियर, ठीक है। क्या नाम था, लेवोसियर ने किया था। लेवोसियर उसने क्या किया, तत्वों का जो है वर्गीकरण 2 भाग में कर दिया, ठीक है भैया। उसने आया और 2 भाग में कर दिया। ये जो था आपका, ठीक है, ये जो था ये क्या किया, 2 भाग में बांट दिया। क्या किया, 2 भाग में बांट दिया। एक तो धातु बना दिया, दूसरा अधातु बना दिया। ये 2 भाग में बांट के चले गए, ठीक है। और ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे, ठीक है, फ्रांस के थे। ये शुरुआत में सबसे पहले आवर्त सारणी को जो वर्गीकृत किया था यही किया था, तत्वों का जो वर्गीकरण किया था यही किया था, ठीक है। ये 2 भाग में बांट दिए, धातु और अधातु में। लेकिन इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत इसी ने किया। शुरुआत किसने किया, इसी ने किया। अब भैया दूसरे जो लोग थे उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, कहता नहीं ये तो गलत है, सबका गुण धर्म अलग अलग है, ये कैसे होगा, एक ही बार में आप बांट दिए, धातु है ये अधातु है, कैसे होगा, ये तो गलत है। फिर से आया, फिर आगे आ जाता है आपका, आगे जो आ जाता है आपका डोबेराइन, ठीक है। क्या आ जाता है, डोबेराइन। ये त्रिक नियम दिए थे। ये क्या दिए थे, त्रिक, मतलब 3 भाग में विभाजित कर दिया था, ठीक है। त्रिक नियम इसने दिया था। डोबेराइन ने 3-3 तत्वों वाले समूह बनाए, ठीक है। डोबेराइन क्या क्या, 3-3 तत्वों वाले समूह बनाए, ठीक है। और इनके अनुसार त्रिक के तीनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान
त्रिक के तीनों परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसतन होता है। अब ये बात तो आपके खोपड़ी से ऊपर चला गया होगा कि सर ये क्या होता है। तो इसने क्या किया, देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, और ये दोनों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक भाग में रख दिया और इस तीनों को एक भाग में रख दिया, ठीक है, इसको एक भाग में रख दिया ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन, ये इसको तीन भाग में इसको भी रख दिया। अब यहाँ पे इसका ये कहना था, डोबेराइन जी का कहना था कि भैया अगर इसका ठीक है, अगर इसका परमाणु द्रव्यमान, क्या परमाणु द्रव्यमान जो है जोड़ा जाए, क्या किया जाए, अगर जोड़ा जाता है, जोड़ कर समझो 2 से भाग देना, 2 से भाग दिया जाता है, दिया जाए तो तीसरा का परमाणु द्रव्यमान औसतन निकल जाता है। क्या होता है, औसतन निकल जाता है, ये कहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसका तो गुण भी थोड़ा मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है ना जी तीनों का। इसने क्या किया, इसने 3-3 वाले तत्वों के समूह बना दिए, क्या क्या, 3-3 वाला तत्व का समूह बना दिया कि भाई ये इसके नीचे रहेगा, लिथियम जो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक समूह में रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम, और यहाँ पे है अस्टोटियम, ठीक है, और यहाँ पे जो है वेरियम, इसको एक समूह में रख दिया, ठीक है, ओके। इस तरह से इसने डोबेराइन का ये त्रिक नियम था। हालांकि आपको ये चीज समझ में नहीं आया होगा कि इनके अनुसार त्रिक के तीनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसतन होता है। इसका कहने का मतलब ये था मेरे भाई, अगर यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम एक बताते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है। जब लिथियम का देखा जाए परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, ये 7 है और यहाँ पे 39, तो इसने क्या क्या देखो इस तरह से औसतन निकाला जाता है, 7 जोड़ क्या क्या 39 कर दिया, बटे का 2 कर दिया। अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखो इसको जोड़ो, जोड़ो कितना आता है, तो कहेंगे सर 46 आता है। क्या आता है सर, 46 आता है, और बटे में क्या है 2 है, तो 23 दूने का क्या होता है 46 होता है। अब देखो यहाँ पे जो है इसका क्या है, सोडियम का जो है परमाणु द्रव्यमान क्या है 23 है, और ये निकल रहा है 23, ये तो ये कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो ये दोनों का परमाणु द्रव्यमान देखा जाए तो देखो इसका कितना है परमाणु द्रव्यमान 40 है, यहाँ पे 40 लिखा, प्लस ये वाला इसका कितना भाई, अरे ज्यादा आ गया लाइनियर, ऐसे में तो मिस्टेक से गड़बड़ी हो जाएगा, हाँ बेरियम, इसका कितना है भाई 137, और सॉरी 100, अरे तेरी के यहाँ पे तो गलत लिख दिया यार, यहाँ पे 137 लिखा है, वहाँ पे कितना लिख दिया है 121 चलो 137 कर लो, बटे का 2 कर लो, आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे जोड़ो, 0 का 0 हो जाएगा, सॉरी 7 का 7 हो जाएगा, और 4 3 7 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, इसको भाग दो 2 से, 2 8 16, फिर 1 आ गया, 2 8 16, इतना ही हो जाएगा, ठीक है, इतना ही हो जाएगा। उस तरह से देखा जाए तो ये लगभग में ये इसका परमाणु द्रव्यमान निकल रहा है बोलो ये चीजें समझ में आ रहा है, हाँ ये ज्यादा कुछ है नहीं, बस माइंड को यहाँ पे सेट कर लेना है कि ये जो थे डोबेराइन जी जो थे ये त्रिक नियम दिए थे, और इसके अनुसार इसने क्या किया है, तत्वों को जो है डोबेराइन ने 3-3 तत्वों वाले समूह बना लिए, क्या बना लिए, समूह बना लिए, और इनके अनुसार इनका कहना था कि भाई त्रिक के तीनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में जब व्यवस्थित करने पर बीच वाले जो तत्व है, बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की क्या होते हैं, औसतन होते हैं, क्या होते हैं, औसत होते हैं। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे लिथियम और सोडियम का जब जोड़ा
तो और बटे 2 किया तो क्या आ गया, सोडियम का आ गया। लिथियम और पोटेशियम का जब हमने परमाणु द्रव्यमान जोड़ा, बटे का 2 किया, भाग दिया, तो किसका आ गया, सोडियम का आ गया। इससे पहले जो था उसने क्या किया कि भाई सीधे सीधी बता दिया धातु है और अधातु है, सीधा बंटवारा कर दिया उसने। लेकिन ये बोला नहीं, ऐसा नहीं मन होगा, ऐसे नहीं होगा। इसने क्या किया, डोबेराइन क्या किया, सब एलिमेंट्स को 3-3 समूह में बांट दिया और सबके और इसका कहना था कि भाई प्रत्येक अगर दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को जब जोड़ा जाए और जोड़ के 2 से भाग दिया जाए तो तीसरे तत्वों का जो है परमाणु द्रव्यमान औसतन निकल जाएगा। ठीक है, औसतन निकल जाएगा। चलो भैया, ये चीजें तो आपने समझ लिया। अगर देखा जाए, मेरा मन क्या कर रहा है कि इसको कुछ और तरह से भी देख लें क्या। हाँ चलो, एक बार हम चाह रहे हैं कुछ और तरह से भी देख लो, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आ जाओ भाई। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 35 और 127 को ऐड करेंगे और 2 से भाग देंगे तो 81, यहाँ पे 81 निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर 80 है, तो लगभग में आपका द्रव्यमान निकल ही जाता है, कोनो दिक्कत नहीं ना। अब भैया इससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो आगे न्यूलैंड जी, बोला तुम लोग से नहीं हुआ, अब हम देते हैं। तो एक सुर है, सा रे गा मा, भारतीय सुर जो है, भारत का जो सुर है, सुर बोला जाए या स्वर बोला जाता है, संगीत का स्वर। ठीक है, क्या है, संगीत का जो सुर है वो है सा रे गा मा पा धा नी सी पा धा, हो तेरी के, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, फिर हो जाता है सा, क्या हो जाता है सा। यहीं पे हम लोग समझ लेते, ज्यादा और फेर करने की कोनो जरूरत नहीं। ठीक है, ये जो था न्यूलैंड जी आए, अब बोले न्यूलैंड जी की भैया तुमने तो सीधा सीधी कह दिया इसके नीचे निकलेगा तो इसका द्रव्यमान निकल जाएगा। बोला अभी भी संतुष्ट नहीं है, तो मतलब देखो शुरुआत कौन किया, शुरुआत वाला जो बोला ये धातु और धातु है, उसको हटाया, उसको हटा के कौन आ गया था, उसको हटा के आ गया था आपका डोबेराइन। ठीक है, डोबेराइन आया, डोबेराइन ने अपना स्टेटमेंट दिया, फिर आ जाता है न्यूलैंड, और न्यूलैंड जब आते हैं तो भैया बोले ये तो मजा नहीं आ रहा भाई, इसके बाद इसने कुछ अलग दिया। इसका कहना था भाई कि देखो ये जो है ना सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद जो आ जाता है जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या है हाइड्रोजन, और इसका कहना था हाइड्रोजन हो गया आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इसका गुण जो है क्या है, समान है, इसका कहना था। फिर उसी प्रकार से अगर आते, इसका सुर ये था डो रे मी फा सो ला टी, उसका सुर ये था। इसका मतलब ये था, कहना चाह रहा था ये कि देखो अगर हम इधर से 8 जाते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी स्वर जो है साथ ही होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, तो ये जो है फिर शुरू हो जाता है यहां से सा रे गा मा, मतलब ये इधर से फिर आया, फिर इधर से ये आ जाता है, इस तरह से इसने सजाया था। इसका कहना था कि भाई देखो अगर 8वां नंबर ये आता है, ठीक है, 7वां 8वां ये आया, फिर इसका 9वां ये आया, दूसरा का 9वां आया, ठीक है, फिर ये आ गया यहाँ पे, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, तो मतलब इस तरह से जब इसने सजाया, तीन का कहना था कि भाई इस सभी का जो है गुण जो है क्या होगा, समान होगा, क्या होगा, समान होगा। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, कैल्शियम तक, ठीक है, कैल्शियम तक आते आते इसकी कहानी खत्म हो जाती है, 20 तक आते आते इनकी कहानी खत्म हो जाती, बाकी मैच ही नहीं करता इनसे, इनका 20 तक में ही इनकी कहानी एंड हो जाती है। अब बोलो भैया यहाँ पे क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा भाषा में इसी चीज को देखेंगे। न्यूलैंड कैस्टक, इस सिद्धांत के अनुसार यदि दो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वां जो तत्व है, 8वें तत्वों का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं।
ठीक है। मैंने पीपीटी जो इस तरह से आप लोग को तैयार करके रखा कि देखो ये अध्याय ना बहुत ही क्रिटिकल होता है, ठीक है। बच्चों को अच्छे बच्चे समझ नहीं पाते इस अध्याय को, लेकिन हम जो तैयार करके लाए हैं आप लोग के लिए, इस तरह से जो वैसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम क्लास को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, वो भी बच्चे कहेंगे ना धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं, ठीक है। ये चीजें होती है इसमें। हालांकि इस अध्याय में ज्यादातर बहुत कुछ है देखा जाए, लेकिन 10th के लेवल में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है आप लोग को। अगर नहीं जानेंगे फिर आपकी जो 11th होगी उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, इसलिए वीडियो पूरा वॉच करना होगा आप लोग को। तो मैंने आप लोग को ये लड़ाई किस बात वजह से हो रही है यहाँ पे, आवर्त सारणी को लेके, पीरियोडिक टेबल की वजह से यहाँ पे लड़ाई हो रहा है। शुरुआत कोई और करता है, फिर उसकी कमी निकाल के कोई कहता है ऐसे रहेगा, कोई कहता है ऐसे रहेगा, कोई कहता है ऐसे रहेगा। तो कोई भी काम हो ना, जब आप करोगे, शुरुआत तो कोई नहीं करता है जल्दी, अगर आप करना शुरू करोगे तो वहाँ पे ज्ञान देने आ जाते हैं, और ज्ञान देते 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 इसकी कहानी और लंबी होते जाती है। यही सब हम लोग को इस अध्याय में पढ़ना। और न्यूलैंड इसकी तुलना संगीत के अष्टक से किया था, इसलिए उन्होंने इन्हें अष्टक का सिद्धांत कहा। इन्हें क्या कहा? अष्टक का सिद्धांत कहा, ठीक है। लिथियम के बाद सोडियम 8वां तत्व है, ठीक है। लिथियम के बाद सोडियम 8वां तत्व है, तथा यह पाया गया कि लिथियम और एवं सोडियम का गुणधर्म जो है समान है, ठीक है। इसी तरह बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम में भी है, बेरिलियम और मैग्नीशियम का भी गुण क्या है? समान है। ये अपना अष्टक नियम इस प्रकार से दिए थे। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आते हैं तो हमने यहाँ पे आपको बताया ना, देखो ये चीजें ना बेटा गौर करना, क्या करना? गौर करना कि सर कहना क्या चाह रहे हो आप, ठीक है। तो पहले एक आया अधातु अधातु, दूसरा आता है तो 3 समूह में बांट देता है, वो कह रहा था चलो भाई 3 समूह में बांट दिया। फिर ये आता है, बोला ऐसे नहीं होगा, ये क्या क्या इसको अष्टक कोष बना दिया। क्या बना दिया? सॉरी, न्यूलैंड का अष्टक यही है, अष्टक नियम यही है, सिद्धांत यही है इसका। इसने क्या किया? बांट दिया, और इसने इस तरह से बांटा कि जो 8वां तत्व आएगा वो पहले तत्व के गुणधर्म के समान होगा, इनका ये कहना था। लेकिन ये 20 तक ही काम किया, 20 तक ही इनका नियम लागू हुआ। इसका क्या हुआ? 20 तक ही लागू हुआ। फिर इस पे मजाक बन गया, भैया आपका और यहाँ पे काम नहीं चलेगा। जैसे 20 के बाद आता है यहाँ पे आता है तो इसका गुणधर्म मिलता ही नहीं, एल्युमिनियम का गुणधर्म मिलता नहीं। आगे कभी देखा जाए तो उसमें भी इनका गुणधर्म नहीं बनता है। दूसरी बात कि भैया इसने क्या किया, यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल को एक जगह रख दिया, उसको वहां भेज दिया Fe को, जबकि गुणधर्म समान था, काहे हटा दिया। इस चीज को लेके विवाद पैदा होना शुरू हो गया था। तो दूसरी बात ये याद रखना, सारे गा मा पा धा नी, ठीक है, उसका जो सुर था वहां के दूसरे देश के थे ना, दो ने मी फा सो ला सो लो टी, ठीक है, सो लो टी, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेरिलियम का Be लिख दिया, कार्बन का C लिख दिया, नाइट्रोजन का N लिख दिया, बोरोन का B लिख दिया, फ्लोरीन का F लिख दिया, इसलिए कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको नाम याद नहीं रहता है। क्या नाम नहीं याद रहता है? नाम याद रहता ही नहीं बहुत सारे बच्चे को। लेकिन पीरियोडिक टेबल, अगर आप लोग कहेंगे कि सर पीरियोडिक टेबल याद करने का तरीका बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा। हालांकि ज़्यादा जरूरी नहीं है, यहाँ पे 10वीं वाली में जरूरी नहीं है। आप 20 तक के तत्व जो है, 1 से लेकर 20 तक के तत्व अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो समझो कि आपका जो है काम चल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं तो बोलना, आप लोग कमेंट बॉक्स में चिपका देना कि सर आप ना वो करवा दो मुझे, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग समझने वाले हैं, इसलिए इस अध्याय में नहीं करवा रहे, क्योंकि आज हम लोग समझने वाले हैं इसके पूरे एक एक चीजों के बारे में। आइए यहाँ पे इसके ये जो सिद्धांत दिए थे, सबसे पहले इनके सिद्धांत को हम लोग लिख लेंगे। कैसे लिखना है देखो, यहाँ पे मैं आप लोग को एक एक पॉइंट्स बताता हूँ। इस सिद्धांत के अनुसार यदि तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु का जो द्रव्यमान है उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, जो 8वां तत्व आता है, जो 8वां, जो प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म
पहले वाले तत्वों के गुणधर्म के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा, मतलब समान होगा। न्यूलैंड ने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से किया, बहुत अच्छा था यहाँ पे, इसलिए इन्होंने इसका नाम दे दिया अष्टक सिद्धांत। लिथियम के बाद सोडियम आता है भाई, यहाँ पे देखो बैक करें हम थोड़ा सा, आ जाओ भाई हम बैक करते हैं। लिथियम के बाद सोडियम आ जाता है, लिथियम के बाद यहाँ पे सोडियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, तो इसका गुणधर्म जो है क्या है, समान है। क्या है, समान है। इसने ये चीजें कहा, आठवां तत्व यह पाया गया, इसलिए लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान है। इसी तरह से इसने बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम में भी समान था, इसने ये देखा। अब भैया इसकी भी कमियां निकाल दिया, अब इसकी भी कोई ना कोई कमियां निकालने के लिए आ गया, भैया नहीं तुम्हारा काम जो है 20 तक चलता है, 20 के बाद आपका नियम काम नहीं कर रहा, इससे में नहीं होगा। अब देखो हुआ क्या, जो इस समय जो था 56 तत्व ज्ञात हो चुके थे। क्या हुआ था, 56 तत्व ज्ञात हो चुके थे। यह सिद्धांत कैल्शियम तक लागू हुआ, मतलब 1 से लेके 20 तक ही लागू हो सका, ठीक है, कैल्शियम तक ही लागू हो सका। अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व के लिए यह लागू नहीं हो रहा था, इनकी कमियां हैं। न्यूलैंड ने यह कल्पना की कि संसार में केवल, इनका कहना था न्यूलैंड का जब आया तो इनका कहना था भाई संसार में केवल 56 तत्व ही रहेगा, इसके बाद नहीं आएगा, इसलिए ये नियम काम करेगा। तो एक कहते हैं ना, मैं नहीं तो कौन बे, मेरे बाद कुछ नहीं, ये पूरा मान लिया। तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कोई तत्व पाए, कई तत्व मिले, ठीक है, कई तत्व मिले। जैसे हीलियम जो है, हीलियम का जो है, हीलियम बहुत दिन बाद मिला, बाद में मिला, ठीक है, हीलियम, ठीक है, जिसके गुण सूत्र गुण सूत्र बायोलॉजी में नहीं घुसना, गुणधर्म अष्टक के सिद्धांत से मेल नहीं खाता था। ये सब इनकी कमियां हो गई। क्या हो गया, कमियां, इनका कमियां निकाल दिया। तो फिर आते हैं कौन, और भी चीजें हैं इसकी कमियां, और भी समझ लो। आयरन और कोबाल्ट को इसने आयरन और कोबाल्ट एवं निकेल, आयरन कोबाल्ट और निकेल, आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा, आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा, आयरन को कोबाल्ट और निकेल से क्या रखा, दूर रखा, ठीक है, आयरन को कोबाल्ट और निकेल से क्या रखा, दूर रखा। ओके, ये चीजें आगे आते हैं, यहां पे देखते हैं कि हाइड्रोजन की स्थिति क्लोरीन व फ्लोरीन के साथ रासायनिक दृष्टि से न्याय संगत नहीं थी। हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ पे देखा जाए हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये जो कहे थे हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की स्थिति सही नहीं था दोनों का, दोनों में मेल ही नहीं खा रहा था, मैच ही नहीं खा रहा था। फिर देखो आगे इसने क्या गलत किया था, ये चीज समझ लेते हैं। फिर बाद में क्या होता है, नोबेल गैस की खोज के बाद अष्टक का सिद्धांत जो है अप्रासंगिक हो गया, मतलब इसका कहानी खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि इसने कहा था कि भैया 56 गो रहेगा, 56 तत्व से अधिक नहीं होगा, अगर हुआ तो नाम बदल देना, इसका नाम जो है बदल दिया ठीक है। ये एक ही स्थान पर 2 तत्व को रख दिया, क्या क्या, एक ही स्थान पे, इसका एक और भी कमी है ना, एक ही स्थान पे इसने 2 तत्व को रख दिया, यहाँ पे भी देखो और यहाँ पे भी देखो, एक ही स्थान पे 2 तत्व को रख दिया गया है, ठीक है जैसे कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ रखा गया, इनको रख दिया, इनको फ्लोरीन और क्लोरीन व ब्रोमीन के साथ रख दिया गया, जबकि अनेक गुणधर्म फ्लोरीन और क्लोरीन व ब्रोमीन से अलग है, सबका जो है गुण अलग अलग है, इसको एक जगह पर रख दिया, जो कि गलत है। ये सब क्या था, न्यूलैंड की कमियां थी, न्यूलैंड की कमियां थी, ठीक है। तो ये चीजें आपने समझ रखा, कहीं कोई दिक्कत हो, देखो बारीक तरीके से हम किसी भी चीज को समझते हैं, एक एक पॉइंट्स को अगर हम लोग समझते हैं तो अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे किसके बारे में देखा, हम लोगों ने सबसे पहले किसके बारे में देखा था, चलो भाई हम लोगों ने सबसे पहले लेवोसिए के बारे में समझा था, किसके बारे में, लेवोसिए। इसने कहा था कि भाई धातु और अधातु है, ये इतना कह दिए थे। दूसरा आया आपका डोबेराइन, ठीक है, क्या आया, डोबेराइन। इसने क्या किया, डोबेराइन ने 3 तत्व वाले समूह बना दिए, जिससे त्रिक सिद्धांत इसने दिया था, ठीक है, ओके। और आगे आते हैं आपका
डोवेराइन, और उसके बाद इसने डोवेराइन ये भी कहा था कि अगर दोनों तत्वों के, एक समूह के दोनों तत्वों को औसतन निकाला जाए तो दूसरे तत्वों का जो है क्या निकल जाता है, परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। ये भी इसी ने कहा था। आगे फिर इसको जो है गलत साबित करके फिर कौन आ गया, न्यूलैंड आ गया। और न्यूलैंड आया तो इसका जो है 1 से 20 तक ही काम किया, 1 से 20 तक काम किया, उसके बाद काम ही नहीं किया। और ये सब क्या किया, एक ही जगह दो दो एलिमेंट को रख दिया था, एक ही जगह इसने क्या किया, दो दो एलिमेंट्स को रख दिया था। ये भी इसकी कमियां थी, बहुत सारी कमियां थी जो कि मैंने आपको बता रखा है। कोई दिक्कत हुआ होगा नहीं ना? चलो भैया, चलो भैया, ये यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आता है मेंडलीव, इसके बारे में हम लोग समझाने वाले हैं, मेंडलीव के बारे में। अब भैया मेंडलीव आते हैं तो अपना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेंडलीव की भी कमियां निकाला था, हाँ ठीक है, हालांकि वो अपना नाम नहीं दिए, लेकिन मेंडलीव का जो भी है कमियां निकाल दिया गया था। आइए समझते हैं। जब मेंडलीव, ठीक है, मेंडलीव ने कार्य शुरू किया तो 63 तत्व थे। कितने? 63 तत्व ज्ञात थे। अब देखो, मेंडलीव के सिद्धांत के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उसके परमाणु के आवर्त फलन होता है। इसने क्या किया, 8 स्तंभ बना दिया। क्या बना दिया? 8 स्तंभ बना दिया। ये जो है 8 स्तंभ बनाया, ठीक है, 8 स्तंभ बनाया, ठीक है। ये हो गया आपका स्तंभ, ठीक है, स्तंभ जिसे समूह बोला जाता है। और ये 6 क्षैतिज पंक्तियां जिसे पीरियड या आवर्त बोला जाता है, ये बना दिया। ये 7 बना दी, ये जो हो गया आपका 7 आवर्त बना दिया, ठीक है। और ये समूह बना दिया, इसने समूह बना दिया, ठीक है। अब ये किस तरह से पीरियोडिक टेबल को सेट करता है, आवर्त सारणी को, इसके बारे में हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से ना। ओके, आ जाओ भाई, यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या करते हैं ये। अब ये रहा आपका मेंडलीव के आवर्त सारणी का फोटो, जो आपके बुक में दे रखा है। आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे तो मिल जाएगा, है कि नहीं। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी जो है आवर्त हो गई, क्या हो गई, आवर्त हो गई। और ये जो आपका जो है ऊपर में एक, ठीक है, ये जो आप लोग का ऊपर में ये क्या क्या समूह बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 7 समूह बनाया था। लेकिन आपके बुक में देखा गया तो मैंने देखा कि वहां पे 7 ही दे रखा था, ठीक है। इसने क्या किया भैया, हाइड्रोजन को देखा, हाइड्रोजन, लेकिन हीलियम को कहीं स्थान ही नहीं। इसने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन को रख दिया, यहाँ पे लिथियम को रख दिया, यहाँ पे सोडियम को रख दिया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हीलियम तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम और सोडियम, ये रख दिया। ये इस तरह से इसको बांट के रख दिया था। और लेकिन इसमें एक चीज क्या किया था, इसने एक चीज क्या था कि कुछ कुछ खाली जगह भी छोड़ दिए थे। इधर भी खाली जगह छोड़ दिया था, यहाँ पे भी खाली जगह छोड़ दिया था, देखो यहाँ पे भी खाली जगह छोड़ दिया था। इनका मानना था कि भविष्य में जो है और भी तत्व आ सकते हैं, और भी तत्व जो है बन सकते हैं, इसलिए ये कुछ कुछ खाली जगह को भी छोड़ दिया था, ठीक है। इस आवर्त सारणी को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए, ये वाला जो है आप लोग का, ये हो गया आपका सीधी लाइन जो इस तरह से है, ये आपका क्या हो गया, आवर्त हो गया। क्या हो गया, आवर्त हो गया। और ऊपर से जो ये वाला रहता है, ये आपका समूह हो गया। क्या हो गया, समूह हो गया, ठीक है, ये समूह हो गया। आइए आगे देखते हैं इसी का। हम मेंडलीव के आवर्त सारणी को एक एक पॉइंट के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, उसके बाद मजा आएगा। अच्छा भाई, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया, जैसा कि मैंने बताया कि खाली स्थान को छोड़ दिया, और ताकि वह तत्वों को उनके सही समूह में रख सके। उदाहरण के लिए देखो, ये इसने टीआई जो होता है, टीआई टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम को के समूह 3 में, टाइटेनियम के समूह 3 में, टाइटेनियम के समूह 3 में, टाइटेनियम के समूह 3 में, देखो समूह, यह कहाँ हो गया, समूह 3, और यहाँ पे टाइटेनियम, यहाँ पे, हाँ यहाँ ना है, टाइटेनियम के समूह 3 में यहाँ पे खाली स्थान को छोड़ दिया, ठीक है, वहां पे भी खाली स्थान छोड़ दिया। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अरे भैया कहाँ गए, हाँ,
टाइटेनियम को समूह 3 में एक स्थान खाली छोड़ते हुए समूह 4 में रखा। क्या रखा? समूह 4 में रखा। क्या रखा? समूह 4 में रखा। अगर देखा जाए तो समूह 4 में जो है रखा। ठीक है, समूह 4 में रख दिया। ओके, आगे इसी ने बोला, क्या बोलता आगे इसने कि इसी प्रकार एस आर्सेनिक जो होता है उसको समूह 4 में रखा और पास के 2 स्थान को खाली छोड़ते हुए, ठीक है पहले देखो समूह 4 में जो है आर्सेनिक ढूंढो। पहले समूह 4 में आर्सेनिक, समूह 4 आर्सेनिक जो है आपका इधर हो जाएगा एस आर्सेनिक, एस जो है आर्सेनिक जो है आप लोग का, आर्सेनिक को जो है इसने रखा और उसके बाद 2 जगह इसने खाली छोड़ दिया, जिसमें कि बाद में क्या होता है, जिसमें बाद में देखा जाए तो 2 स्थान के बाद ये स्थान एस्केडियम, ठीक है, और गैलियम, ठीक है, और जर्मेनियम की खोज किया था। उसके बाद खोज हुआ था। इस तरह से इसने, देखो इनका कहना था भाई अभी तो इसने कितना बहुत कम तत्व देखा था, लेकिन इसका 63 ना हुआ था, 63 तत्व में ये शुरू किया था। लेकिन इसका मानना था, इसका भविष्यवाणी था कि भैया और सारे एलिमेंट आएगा। इसने क्या किया भाई, अपनी आवर्त सारणी में जगह छोड़ दिया। क्या किया? रिक्त स्थान जो है छोड़ दिया, रिक्त सीन हो गया यहाँ पे स्थान होना, स्थान छोड़ दिया ताकि वह तत्व को उसके सही समूह में रख सके। जैसे कि टाइटेनियम को समूह 3 में एक स्थान खाली छोड़ते हुए समूह 4 में रखा। ठीक है, टाइटेनियम को एक स्थान समूह 3 में, टाइटेनियम को समूह 3 में रखा एक स्थान छोड़ के। ठीक है, एक स्थान छोड़ के रख दिया था। जिसके बाद देखा जाए जिसके बाद वहां पे और भी तत्व आ गया समूह 3 में। ठीक है, समूह 3 में आगे यहाँ पे अगर एक और पॉइंट्स था ना जी, कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या किया था, आर्सेनिक के समूह 4 में रखा और पास के 2 खाली स्थान को छोड़ देता है, जिसमें अस्केडियम, ठीक है, बाद में क्या आ गया, अस्केडियम, गैलियम, अस्केडियम, गैलियम। पहले तो भाई ये देखना पड़ेगा ना कौन सा स्थान, समूह 4 में, समूह 4 में आर्सेनिक, आर्सेनिक कहाँ भाई, समूह 4 में आर्सेनिक छोड़ा, आर्सेनिक यहीं पे होगा, गैलियम यहाँ पे आ गया, गैलियम और आर्सेनिक समूह 4 में इधर गया भैया, एजीएस हो गया, गैलियम आर्सेनिक यहाँ पे हो गया, आर्सेनिक समूह 4 में था ना। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। चलो भैया आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, समूह 4 आर्सेनिक को समूह 4 में रखा, केवल 2 स्थान को खाली छोड़ दिया। एस ढूंढना है यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे थोड़ा साफ जो है नहीं दिख रहा है। ठीक है, एस चलो वही कहाँ है, मिल जाए यार। अच्छा समूह 4 ये हो गया, समूह 4 कहाँ गया तेरी की, यहाँ पे तो ये मिल गया। ठीक है, ये भी मिल जाता है, एस भी मिल जाएगा, वेट फॉर वॉच। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये जो है ना पिक्चर थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, जिसके वजह से हमें भी थोड़ी तकलीफ हो रही, लेकिन इससे हम ढूंढ सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देख लो कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या करा, इसी प्रकार से आर्सेनिक को समूह 4 में रखा गया। समूह 4 देखो, समूह ये हो गया 4, यहाँ पे समूह 4 हो गया, टाइटेनियम और इससे पहले एस आर्सेनिक ना। चलो भाई इधर नहीं है, उधर तो है ही नहीं, इधर भी नहीं है, SnAg आर्सेनिक यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आर्सेनिक है। इससे पहले देखो यहाँ पे 2 स्थान को छोड़ दिया था ये, ठीक है, मिल नहीं रहा था हमको। ठीक है, यहाँ पे ये 2 स्थान को छोड़ दिया था, जो कि बाद में इसमें भरा गया, गैलियम, ठीक है, इसमें भरा गया था। इस तरह से हो गया। उसके बाद देखो इसने क्या किया, इसके बाद एस्केडियम और गैलियम व जर्मेनियम की खोज हुआ तो उसमें डाल दिया गया था। आर्सेनिक की समूह 4 में रखा और पास के 2 स्थान को खाली छोड़ दिया, जिसमें बाद में क्या हुआ, बाद में ये स्थान एस्केडियम
ठीक है, और गैलियम व जर्मेनियम की खोज होने के बाद उसमें भरा गया। ओके, ये चीज़ है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो इसी में मेंडलीफ ने कुछ तत्वों को भविष्य में मिलने की भविष्यवाणी की, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में छोड़े गए स्थान को भरेगा। उसने क्या किया कि भाई हम रहे या ना रहे, हम तो आवर्त सारणी बना के जा रहे हैं, अगर कोई कोई तत्व मिलेगा तो उसमें डाल देना। ठीक है, उसमें डाल देना, उसके गुणधर्म देख के परमाणु क्रमांक देख के उसको डाल देना। उन तत्वों का नामकरण मेंडलीफ ने क्या करते हैं, यहाँ पे मेंडलीफ होना चाहिए। ठीक है, मेंडलीफ ने इका बोरॉन, ठीक है, इका बोरॉन और इका टाइटेनियम, ठीक है, इका टाइटेनियम और इका सिलिकॉन, ठीक है, ये रखा। और यहाँ एक शब्द जो इका जो लिया गया है, इका जो शब्द है यहाँ पे यहाँ पे समझना मेरे भाई, इका जो है, इका शब्द जो है, इका शब्द जो है संस्कृत से लिया गया। किस चीज से? संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत से लिया गया। किस चीज से? संस्कृत से लिया गया, जिसका अर्थ होता है एक। क्या होता है अर्थ? एक होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि नई मिलने वाली तत्व उस समूह में पिछले तत्व, जैसे एल्युमिनियम सिलिकॉन, ये हो गया, कितने स्थान नीचे होगा, कितने स्थान नीचे होगा। अगर यहाँ देखा जाए, ये एका एल्युमिनियम और गैलियम के गुणधर्म में, तो एका एल्युमिनियम में देखो यहाँ पे 68 है, ठीक है, और गैलियम में 69.7 है। तो इसके परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, और ऑक्साइड सूत्र भी E2O3 दे दिया, E2O3, और क्लोराइड सूत्र भी, अगर क्लोराइड सूत्र Cl3 हो गया। ठीक है, तो एका एल्युमिनियम तथा गैलियम के गुणधर्म को रखा गया। और इसलिए ऐसा किया किया गया था कि जो नया तत्व मिलने वाला रहेगा उसके समूह में पिछले तत्व जो है, ये सब जो तत्व है उसके कितने स्थान नीचे होगा। ठीक है, हालांकि आगे हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से समझाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे समझाएंगे तो फिर दिक्कत आपके मन में आएगा। इसलिए आगे और भी चीजें इसमें बचा हुआ ना, तो उसमें हम इसको पटकेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोग समझ लीजिए। आगे देखो इसका गुणधर्म वगैरह, गुणधर्म ये हो गया, परमाणु द्रव्यमान हो गया, एका एल्युमिनियम का 68 होता है और गैलियम का कितना होता है, 68.7 होता है। ऑक्साइड सूत्र भी बता दिया उसका भी, और क्लोराइड सूत्र भी बता दिए हैं यहाँ पे। देखो अब देखो आगे क्या होता है, उत्कृष्ट गैसों के बाद खोजे जाने पर भी उन्हें मेंडलीफ के आवर्त सारणी में सरलता से स्थान मिल सके, वो भी बिना सारणी को बिगाड़े। जो भी चीजें आ रही थी, जो भी तत्व थी, इस तरह से मेंडलीफ बना दिया था, स्थान छोड़ दिया था। और ये जो आपको इधर जो मैंने आप लोग को बताया, ये जो बना दिया था यहाँ पे, इसीलिए इसने ऐसा किया था। ठीक है, क्या एका बोरॉन और एका एल्युमिनियम, ठीक है, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन। यहाँ पे क्या है, एका सिलिकॉन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन, ये जगह छोड़ दिया था। बोरॉन, यहाँ देखो नए मिलने वाले जो तत्व होगा उस समूह में पिछले जो तत्व है बोरॉन एल्युमिनियम सिलिकॉन, ठीक है, से कितने स्थान पीछे होगा, इसलिए इसने क्या किया, जो जगह था उस तत्वों का नामकरण किया था एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन, इस तरह से उसने कर दिया था। और उसके दरम्यान ऑक्साइड का सूत्र और क्लोराइड का सूत्र भी दे दिया था, ताकि जो भी तत्व आएगा कितने नीचे रखना है उससे ये पता चल जाए। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है, उत्कृष्ट गैसों के खोज होने लगता है। और खोज होने के बाद मेंडलीफ के आवर्त सारणी में धीरे धीरे वो भरना शुरू करते हैं, तो सरल होता है, मतलब आसानी से भरा जा रहा था, कुछ बिगाड़े हुए, उसकी सारणी को बिना बिगाड़े हुए। फिर अक्रिय गैस के लिए बनाया गया समूह, जो समूह था उसका नाम रखा गया जीरो समूह। अगर आप लोग से पूछे अक्रिय, ठीक है, अक्रिय गैस समूह जो है, याद रखिएगा, समूह जीरो समूह में। कौन सा समूह में? जीरो समूह में। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं मेंडलीफ के आवर्त सारणी की सीमाएं जो है क्या क्या थी, इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इनकी भी कमियां थी, इनकी मोजले जो है इनकी कमियां निकाला था। कौन? मोजले। कौन? मोजले। हाइड्रोजन की स्थिति, हाइड्रोजन का कुछ अलग ही चल रहा था,
देखो भैया हाइड्रोजन जो यौगिक है, हाइड्रोजन के जो यौगिक है, ये क्लोरीनो के साथ में, ऑक्सीजनों के साथ में, सिलिकॉन के भी साथ में, सोडियम भी इसी के साथ में, क्लोरीन ऑक्सीजन सब के साथ में आ रहा था। अब भैया इनको जो है हाइड्रोजन को व्यवस्थित करने का दिमाग ही नहीं चल रहा था। यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन को क्या किया है, यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन को इसने क्या किया, ऊपर में आके पटक दिया कि जो भाई तोर कहीं से कोई सटीक बैठ ही नहीं रहा, ये कभी उनके साथ कभी उनके साथ रहा, तो इनको क्या क्या उठा के फेंक देता है ऊपर। ठीक है, क्या करता है, उठा के फेंक देता है ऊपर। कहा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा क्षार धातुओं से मिलता है। अब देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग निकालते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 1, और इसकी संयोजकता भी 1 होता है। संयोजकता अगर हम लोग यहाँ पे सोडियम का निकाले तो सोडियम का कितना, 11, सोडियम का 11, 2, 8, 1, इसका भी 1, तो मतलब इसकी संयोजकता कितना, संयोजकता जो है, संयोजकता कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है, इसका भी 1 निकल रहा है। तो यहाँ पे वही चीज, हाइड्रोजन की स्थिति कुछ ऐसी थी कि ये कभी क्लोरीन के भी साथ चला जाता था, कभी ऑक्सीजन के भी साथ। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता था, और क्षार धातुओं के तरह हाइड्रोजन भी हेलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाता था। दूसरी ओर हेलोजन की तरह हाइड्रोजन भी द्विपरमाणिक अणु के रूप में अधातुओं के साथ सहसंयोजी यौगिक बनाता था। यह भी चल रहा था, यह कभी धातुओं के साथ में कभी अधातुओं के साथ में ये चल रहा था। दूसरी बात किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से भी मिलता था, और क्षार धातुओं की ही तरह हाइड्रोजन भी हेलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसा ही सूत्र बनाता था, यौगिक बनाता। दूसरी तरफ हेलोजन की तरह हाइड्रोजन भी द्विपरमाणिक अणु के रूप में अधातुओं के साथ भी सहसंयोजक, ठीक है, सहसंयोजक यौगिक बनाता था, सहसंयोजक यौगिक बनाता था। मैंने आप लोग को पढ़ाया था इससे पिछले अध्याय में, एकदम बारीक तरीके से कर करके आप लोग को बताया था सहसंयोजक, ठीक है, पढ़ाया था ना, सहसंयोजन यौगिक बनता है। ये चीजें हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोराइड H2O जल हो गया, ये चीजें तो हाइड्रोजन का यौगिक है, और ये क्या है, सोडियम का यौगिक है। ठीक है, ये चीजें समझ में आया। इसलिए इसको क्या करता है, हाइड्रोजन को भेज देता है ऊपर में, तुम जाओ एक तरफ चले जाओ। ठीक है, कौन, मोजले क्या करता है, सॉरी ये मेंडलीफ क्या करता है, ऊपर में भेज दिया। ठीक है, चलो भाई तुम ऊपर में सेट हो जाओ, ठीक है, तुम इधर आना भी नहीं। अब देखो यहाँ पे एक चीजें समझना आप लोग को, समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिकों की जो स्थिति है, समस्थानिक वे तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तत्वों को समस्थानिक का पता मेंडलीफ के बाद चला, लेकिन इन तत्वों को मेंडलीफ की सारणी में स्थान देना चुनौती बन गया था। अब देखो भैया यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे आपने सुना कि देखो ये हाइड्रोजन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन को ही बोला जाता है प्रोट्रियम। ठीक है, प्रोट्रियम हाइड्रोजन 1, ड्यूट्रियम। ठीक है, ये देखो गलत लिखा गया है, ड्यूट्रियम। ठीक है, ड्यूट्रियम। ठीक है, और ये हो गया ट्राइट्रियम। ठीक है, ट्राइट्रियम। ये चीज ये याद रखना, ये जो है इसका जो है परमाणु क्रमांक समान होते, इसके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन अगर इसके द्रव्यमान की बात करते हैं तो वो भिन्न भिन्न निकलता है। तो तत्वों को समस्थानिक का पता मेंडलीफ के बाद चला, लेकिन इन तत्वों को मेंडलीफ के आवर्त सारणी में देना इस चुनौतियों से कम नहीं था। ठीक है, हाइड्रोजन ही है तो जो जिसका सही चल रहा था, जैसे कि हाइड्रोजन का चला पोटियम। ठीक है, प्रोटियम का जो चला तो ये क्या हो गया, इसको रख दिया गया, बाकी दोनों को फेंक दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पे क्लोरीन का भी जो है समस्थानिक नहीं पता चल रहा था, तो एक 35 था और एक 37 था। ठीक है, 37 था, ये समस्थानिक बन गया ये,
असमस्थानिक बन गया, इसको हटा दिया और इसको रख लिया गया, ठीक है। और ये बाद में भी पता चलेगा भी नहीं, कभी ना कभी होगा भी नहीं, ठीक है। इसलिए इसमें जो है मेंडलीफ के आवर्त सारणी में इसका स्थान देना चुनौती बन गया था, ठीक है, किसी से हुआ भी नहीं, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गया आप लोग को। आगे आते हैं समस्थानिकों की स्थिति। अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को मेंडलीफ ने कभी कभी कम द्रव्यमान तत्व से पहले भी रखा, ताकि समान गुण धर्म वाले तत्व एक समान स्थान रखे जा सके। उदाहरण के लिए जैसे कोबाल्ट को निकेल से पहले रख दिया, जबकि दोनों का द्रव्यमान जो है इस प्रकार है। देखो कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट की जो है ये क्या लिख दिया भैया, हाँ देखो चलो भाई समस्थानिक की जो स्थिति थी यहाँ पे अगर देखा जाए तो अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को जो है मेंडलीफ ने कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रख दिया, ताकि समान गुण धर्म वाले तत्व समान स्थान पर रखा जा सके। उदाहरण के लिए देखो कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट को निकेल से पहले रख दिया, कोबाल्ट को निकेल से पहले रख दिया जबकि इसका द्रव्यमान अधिक है। कोबाल्ट को निकेल से पहले रख दिया जबकि इसका द्रव्यमान क्या है, अधिक है, और इसका क्या है, कम है, इसका क्या है, कम है। और क्यों रखा था, क्योंकि दिक्कतें हो जाती थी, फिर गुणधर्म में प्रॉब्लम हो जाता था। अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को मेंडलीफ ने कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रख दिया, ताकि गुणधर्म वाले तत्व एक समान साथ रखा जा सके, ताकि इस क्रम में जो है सजाया जा सके, ठीक है, इस क्रम में जो है सजाया जा सके। और देखो ये चीजें समझ में आ गया। अगर आवर्त सारणी का एक ड्राइंग अगर आप लोग को बनाने के लिए बोल दे तो कुछ नहीं, आप लोग को ज्यादा एलिमेंट याद रखने की कोई जरूरत नहीं, इस तरह से बना लेना, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया आपका आवर्त सारणी का ड्राइंग, इसी तरह से होता है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आगे हम लोग देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, ठीक है। तो भैया ये जो थे मोजले, ठीक है, मोजले जो थे, मोजले अपना नाम नहीं लिया, का है कि बहुत सारे कार्यक्रम को जो है अच्छी ढंग तरह से तत्व को जो है सजा के कौन गया था, मेंडलीफ गया था। मेंडलीफ जो है सब कुछ करके गया, भैया ऐसे ऐसे आएगा तो तत्व को यहाँ पे रख देना, अगर हम रहे या ना रहे डजेंट मैटर, और भी तत्व आ सकते, उसने सही किया था, ठीक है। मोजले जो थे, मोजले आए, उसने उसके आवर्त सारणी को कुछ कुछ सुधार किए, ठीक है। तो सन 1913 ईस्वी में, सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनकी परमाणु संख्या Z से अधिक, आधुनिक आवर्त नियम जो था यही था, Z से अधिक होगा। और आधुनिक अगर देखा जाए आधुनिक आवर्त नियम, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होगा, ठीक है। अगर पूछे कि इसका नियम क्या है, अगर आप लोग से प्रश्न पूछ दिया जाए कि आधुनिक, ठीक है, अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त नियम, ठीक है, आवर्त नियम लिखें, तो सिंपल सा बच्चा जी आप लोग को जवाब देना है कि तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन, ठीक है, होता है। क्या होता है, आवर्त फलन होता है। देखो यहाँ पे जो है तत्वों की परमाणु संख्या के अनुसार ही सजाया आ गया है, ठीक है। और आगे भी कुछ चीजें जो है टॉपिक है, तो उसमें हम लोग देख लेंगे, ज़्यादा तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस अध्याय में जो भी चीज़ें था मेन फैक्ट्स वही हम लोग देख रहे हैं। आ जाओ भाई ये पीरियोडिक टेबल हो गया आप लोग का। आगे यहाँ पे देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का विशेषताएं, अगर आप लोग से पूछे इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें 18 स्तंभ, 18 समूह बनाया गया। तो ये वाला जो है ये क्या है, समूह है। ये क्या है, समूह है, इसको कहेंगे समूह। और जो 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, ये क्या है, 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जो इस तरह से जो इसको बनाया, ये 7 हो गया। और ये जो है आपका कट जो है, ठीक है, ये जो है आप लोग का ये ऊपर वाला देखा जाए, ये समूह हो गया, समूह हो गया। और ये जो कट मारे हैं 1 2 3 4 और ये 5 और 6, या और एक और ऊपर देते हैं। चलो, ये जो आप लोग का जो है ये क्या हो गया, आवर्त हो गया। ये क्या हो गया, आवर्त हो गया। ये वाला जो सीन है आवर्त हो गया। और ये वाला जो सीन है आपका क्या हो गया, वो समूह हो गया। तो अब हम लोग जो है बेसिकली जानने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। एक एक पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई समझते हैं। 18 स्तंभ समूह है, ठीक है। आ जाओ भाई, पहले पीछे आ जाओ। 18 है कि नहीं है सर, पहले तो हमारा दिखाइए। कहेंगे बच्चा हमारा दिखाइए, आइए आइए दिखाते हैं। एक, यहाँ से काउंट कर लें, 18 पूर जाएगा, क्या ऊपर में भी है ही, तो ऐसे ऐसे कटा ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया ना, ऐसे ऐसे कटा गया है ना। ओके, आ जाओ भाई, आगे क्या कहता भाई, आगे क्या कहता है, 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, 7 जो है क्षैतिज पंक्तियां हैं। एक, ये वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, बोलेंगे जी हाँ। आगे देखो, यहाँ पे पहले में 2 तत्व है, पहले वाला में 2 तत्व है, यहाँ पे हाइड्रोजन, अब बाद में खोज हुआ था किसका, हीलियम। पहले वाले में 2 तत्व है, ठीक है। पहला में 2 तत्व है, तत्व है, ठीक है। एक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। आगे आइए, आगे यहाँ पे कहता है कि दूसरे व तीसरे आवर्त में 8 तत्व है, दूसरे या तीसरे आवर्त में। दूसरा आवर्त तो ये हो गया, दूसरा आवर्त में 8 तत्व है। अब देखो यहां से गिनो, 1 लिथियम है ना, 1 2 भैया पुर जाना, 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। क्या बोला था यहाँ पे, मैंने आप लोग को क्या बताया, यहाँ पे क्या बताया भैया हो, आपके जो है पहले आवर्त में 2 तत्व है, दूसरे आवर्त में दूसरे व तीसरे में 8 तत्व है। तो तीसरा आपका ये हो गया, तीसरा आवर्त में भी 8 तत्व है। कितना तत्व है, 8 तत्व है, ठीक है। कितना तत्व, 8 तत्व। ये चीजें आप लोग क्लियर कर लिए। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, 4 व 5 में, चौथा और पांचवा में 18 तत्व है। चौथा और पांचवा आपका जो ये हो गया, मैं यहाँ पे लिखते चलूंगा, आपका ये हो गया चौथा और ये हो गया आपका पांचवा, ठीक है, पांचवा, ठीक, पांचवा। अब देखो यहाँ पे गिनो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 सेम ही है, तो 18 हो जाएगा। इसमें भी 18 तत्व है, इसमें कितना, 18 तत्व, और इसमें कितना, 18 तत्व, ठीक है। ये चीजें। अब आगे आते हैं आगे का पॉइंट्स क्या है कि छठे और सातवें में 32 तत्व है, छठा और सातवां। तो भैया हो, ये हो गया छठा, ये हो गया छठा, और ये हो गया सातवां, ठीक है। अब बच्चा कहेगा कि सर अब बताइए क्या है, ऊपर में देखो सर, ई वाला में 18 गो तत्व है, इहो वाला में 18 तत्व है, यहाँ कह रही छिए कि छठा और सातवां में जो है 32 गो तत्व है। तो पूरा ये तनी गो 32 गो तत्व,
कहिएगा कि नहीं कहिएगा? काहे कि तो इतने हो 18 ये है, इधर 18 ये है, तो कहना होगा। आइए पुराते हैं, चलो भैया आइए यहाँ पे पुराते हैं। काहे कि इसमें कितना बोले 32 बोले, और इसमें भी कितना बोले 32 बोले हैं, दिख रहा है ना जी। चलो भैया अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। देखो ये वो चीज गौर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे है 55, 56 और यहाँ पे है 57, और डायरेक्ट यहाँ पे जो है 72 है। तो हम यहाँ पे नहीं आएंगे 72 पे, यहाँ पे आएंगे 58। मतलब यहाँ से देखो 58, 59, 59, 60, 61, 62, ये वाला जो है इधर रख दिया गया है। मतलब यहाँ से काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। बोलो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे जो 7वां है, तो 7वां का जो है यहाँ से फिर यहाँ आ जाता है। फिर यहाँ से ये पूरा खत्म होने के बाद ये जो है 71 यहाँ पे खत्म होता है, फिर 71 से यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है। सॉरी 71 बोल रहे, यहाँ पे 90 है, 91 92, यहाँ से जो है 100 पे खत्म होती है, और यहाँ पे जो है 101 से शुरू हो जाता है। 100 सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है ना भाई, 101 102 103 है, 103 है तो यहाँ पे 104 हो जाएगा। हाँ चलो भाई ठीक है, 104 105 6, ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाता है। तो आपको याद क्या रखना है कि सर पहला वाला जो है, पहला वाला में 2 तत्व है, दूसरा वाला में सर 8 तत्व है, सर तीसरा वाला में भी आपने बताया कि 8 तत्व है। कितना तत्व है? 8 तत्व है। और आपने चौथा और पांचवा में बोला 18 तत्व है, और छठा और सातवां में आपने बताया 32 तत्व है। ये आप लोग के से क्लियर हुआ? एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। किसी भी विशिष्ट समूह के तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसे कि यहाँ पे ले ले, इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा किसी भी समूह में। अब यहाँ पे इनका ये कहना है कि ये जो समूह देख रहे हैं इसको मिटा दें, आगे लिखा ही है तो मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। देखिए इस चीज पीछे में हम लिख ही दिए हैं पूरी तरह से, इसलिए इसका कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे बहुत ही गजब की चीजें आप लोग समझना, गजब की चीजें ये है, यहाँ पे भैया इसका कहना ये है कि किसी भी विशिष्ट समूह के तत्वों का संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। आइए देख लेते हैं किसी भी समूह का। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन यहाँ किसी का ले लीजिए, देख लेते हैं। एक समूह है, ज़्यादा इधर उधर करेंगे तो फिर वही होगा ना। चलो देख लेते हैं, क्लोरीन वहाँ पे हो गया 13 से। चलो इधर देख लो, यहाँ पे है ना क्लोरीन, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं देखना है तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, सोडियम और पोटेशियम ले लो। चलो Na सोडियम का 11 और पोटेशियम का जो है कितना हो जाता है 19, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आप लोग नहीं सीखे हैं तो 20 तक का काम चलाने का जो तरीका है 2 8 8 2, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का ट्रिक। 20 तक आप लोग इससे निकाल सकते हैं, 20 एलिमेंट्स का, ठीक है। ये देखो, अब देखो यहाँ पे निकालो, सबसे पहला घर में जाओ 2 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 8 2 10, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे घर से 1 ले लिया। उसी प्रकार से यहाँ पे जाओ पोटेशियम में 2 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे फिर 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा 8 2 10, फिर यहाँ पे बच गया 9, यहाँ पे क्या 9 बच गया, तो यह 8 लेगा, 18 हो गया, काहे कि तीसरे घर में 8 ही ले सकते हैं, फिर इधर 1 ले लिए। तो देखो इसके 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या निकल रहा है, संयोजकता भी बोला जाता है ना इसको, संयोजकता इसका 1 ही निकल रहा है।
आप किसी भी एलिमेंट का चेक कर लो, ये कहा जाता है कि भाई इसमें से किसी का भी चेक कर लो आपका सेम ही निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन का, ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन देख लो। फ्लोरीन का हो गया आपका 9, ठीक है, अगर फ्लोरीन का देखा जाए तो 9 हो गया। पहला वाला घर से कितना नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा, और दूसरा वाला घर से 8 है तो 7 ले सकते हैं, 2 7 हो गया। और क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का देख लो कितना होता है 17, तो 17 हो गया। तो देखो सबसे पहले पहला वाला घर में जाओ, 8, दूसरा वाला घर से 8 2 10, बाद में बच गया 7 लेना है। तो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, एक रो 7, ठीक है, इस तरह से सजाया गया है, ठीक है, इस तरह से इसको सजाया गया। ये चीजें समझ में आ गया आप लोग को। ये वाला जो पॉइंट्स हमने लिखा था यहाँ पे, ये कि किसी भी विशिष्ट समूह के तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। उदाहरण के लिए भी मैंने आप लोग को साथ शेयर किया, समूह के सदस्य व इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। इनके संयोजकता, जैसे इसके बारे में बताया, इसकी संयोजकता क्या होती है, 7 होती है। ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया, किसी को कोई तकलीफ नहीं ना। आ जाओ भैया आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब आ जाओ आगे हम लोग देखते हैं, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। ऊपर से नीचे अगर हम लोग जाएंगे, ऊपर से अगर नीचे की आएंगे, ऊपर से, चलो इसका भी हम प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिकल नहीं, करके दिखाना जरूरी है। ऊपर से अगर हम लोग नीचे आते हैं, ऊपर से अगर हम लोग नीचे आते हैं, सोडियम और पोटेशियम ये ले लीजिए, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ले लीजिए। सोडियम Na 11 हो गया, दिख रहा है ना जी, ये कलर नहीं दिखाएगा सर, चलो 11। और पोटेशियम का के होता है, चलो देख लेते हैं, पोटेशियम का के होता है ना, हाँ 19। चलो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो, क्या हो जाएगा, 2 8 1 हो जाएगा। इसका निकालते हैं तो 2 8 2 10, 10 8 18, महत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। देखते हैं बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो इसमें देखो नाभिक हो गया, अगर कोष की संख्या पूछ रहा है ना, ये नाभिक हो गया। पहला दूसरा कोष में देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन 8 हुए इलेक्ट्रॉन है दूसरा कोष में, यहाँ पे भरो, यहाँ पे भरो, देखो 1 2 3 4, अच्छा ये तो ना गलत हो गया ना भाई, चलो भाई ये इस तरह से बना देते, ठीक है, उतना परफेक्ट नहीं बना, देखो ये नाभिक हो गया। पहला घर में जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन है, चलो भैया ओम फू 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, आगे एक और कोष है, एक और कोष लेंगे, पहला में 2 और दूसरा में आ जाओ, दूसरा में क्या हुआ, 8 हुआ है, देखो 8 हुआ है ना दूसरा घर में, दूसरा में 8, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ठीक है। फिर एक और इसका है, एक और घर है, एक जो है एक और हो जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाओ, आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं बस। यहाँ पे क्या हो, एगो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या एगो, आ जाओ भाई यहाँ पे हो गया 1। तो इसमें देखो कोष की संख्या देखो क्या कह रहा है, नहीं था ना, हाँ कोषों की संख्या, उसके जस्ट सोडियम हो गया, उसके जस्ट नीचे जो है पोटेशियम होता है, ठीक है, इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे ये होता है। यहाँ पे कोष देखोगे नो 1 2 3, 3 कोष है, कह रहा है कि कोष की संख्या बढ़ती है, सीधी बात। तो अब यहाँ पे हम सोडियम का देख लेते हैं, सोडियम ये नाभिक हो गया, मान लो भैया ये नाभिक है, ठीक है, और पहला जो कक्ष में है, पहला में कितना, 2 गो, पहला में 2 गो। चलो भैया यहाँ से हम पिक्चर ले लेते हैं, इससे नहीं आएगा मजा, चलो भैया आएगा अब मजा। चलो पहला हम बनाते हैं पहले, पहला दूसरा
ठीक है। चलो दूसरा, इसमें 4 गो बनेगा ना कोस, हाँ। चलो और ले लेते हैं, और इसका ले लेते हैं। ये हो गया, 3 हो गया, एक और चाहिए, एक और अपन को चाहिए। चलो भाई आजा। चलो ये हो गया, कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली काम अपन लोग क्या करेंगे, ये हो गया इनका नाभिक। क्या हो गया, नाभिक। पहले घर में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले तो भर दो भैया 2 इलेक्ट्रॉन। एक इधर हो गया इनका इलेक्ट्रॉन, एक इधर हो गया। दूसरे घर में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन देखते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन देखते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे घर में भरो 1 2 3 4, एक 5, एक 6, एक 7 और एक 8। ये 8 भर दिए। अब तीसरे घर में जैसे जाते हैं, तीसरे घर में भी 8 होता है। तीसरे घर में क्या होता है, 8 होता है। ध्यान देना है बस, आप लोग को कुछ नहीं करना है, 8 होता है। तीसरे घर में भी 8 है भाई, सेम उतना ही। चलो भैया यहाँ पे 8 भर दो इसके तीसरे घर में। ज़्यादा नहीं भर देना अपने मर्जी से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जाते हैं अंतिम वाले। अंतिम वाले में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो भैया इसको कहीं पे भी घुसका दो, एक इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो है ये बना दिया आपका सोडियम का, Na सोडियम। अरे भैया मिटा गया, आजा आजा। तो भैया ये आ ही नहीं रहा। अरे यार उधर गड़बड़ा रहा है। अच्छा, अच्छा। चलो भाई, एक वहां पे था तो वो हट गया, चुप। चलो आ गया यहाँ पे। चलो वाई दुबे आया। चलो ये आपका हो गया Na, जो होता है सोडियम, सोडियम। और ये जो होता है लास्ट में, जो ये देखते हैं बाह्यतम कक्ष में, बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर एक होता है, इसी को बोला जाता है संयोजकता भी। अभी इसी को बोला जाता है। अगर इसी प्रकार से हम देखें पोटेशियम में, यहाँ पे जो देखो के का, इसका जो होता है कितना, 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, इसके बाह्यतम कक्ष में भी एक ही इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीजें आप लोग समझ में आया, आप लोग को बोलो जी हाँ कि ना, समझ में आ गया ना। आ जाओ भाई। ये हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ रहे, उसी के नियम अनुसार। ऐसे हम कह के भी जा सकते थे कि बढ़ता है, बढ़ता है कह देते निकल जाते, लेकिन बचवा तोरा मन में सब दिन सवाल रहता कैसे कैसे, इसलिए बता दे। पहला तो हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, दूसरे पे देखते हैं। कह रहा है किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में इकाई वृद्धि होता है। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया एवं आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में आते हैं, क्योंकि इनके परमाणु आवर्त में आते हैं, क्योंकि इनके परमाणु इलेक्ट्रॉन जो है के और एल एम कोष में स्थित है। के एल एम कोष में स्थित है। अब देखो यहाँ पे वही चीजें मैंने आप लोग को जो दर्शा दिया, जो कोष के नाम यहाँ पे लिख दिया गया है सिर्फ, सोडियम मैग्नीशियम। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इकाई वृद्धि, किसी आवर्त में 22 से दाईं ओर जाते इकाई वृद्धि होता है, संयोजकता और इलेक्ट्रॉन की संख्या में इकाई वृद्धि होता है। लेकिन सर जी हम नहीं मानेंगे, सोडियम और मैग्नीशियम देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम का 12, सोडियम और मैग्नीशियम का 12 हो जाता है ना। चलो भाई इधर आ जाओ। ठीक है, मैग्नीशियम का 12। देखो Na सोडियम का 11
और मैग्नीशियम का जो है कितना हो जाता है 12। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले तो 2 8 1 हो जाता है, 8 2 10 1 11। अगर इसकी निकालें तो 2 8 कितना 2 हो जाएगा, 8 2 10 2 12। ठीक है, और ट्रिक कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का भी ट्रिक दे रखे थे आप लोग को। ट्रिक जो है आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का जो ट्रिक है 2882, ये घर है, इससे आप लोग को लेना है, सीधी बात समझो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सोडियम को लेके देखे थे ना, सोडियम को लेके देखे थे, यहाँ पे क्या करें, वही चीज़ें करनी होगी। आ जाओ भाई, यहाँ पे है ना सोडियम, इसको अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो आ जाएगा क्या, पूरा माहौल ही गड़बड़ कर देगा, तो इससे अच्छा है माहौल नहीं गड़बड़ाना है। आ जाओ, हाँ ठीक, कोई नहीं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसका कहना है कि भाई इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान से आप लोग पढ़े तो दाई से बाई जा रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ से एक एक चीज़ को हम लोग दाई, ये दाई साइड हो गया, दाया भैया रुक जा मेरी, आ गया आया, चलो इधर आ जाओ। हाँ, अगर ये हो गया आपका दाया, ठीक है, ये हो गया आपका दाया ये हो गया आपका दाया, ठीक है, और इधर साइड हो गया बायां। अगर हम लोग दाई से बाई की ओर जाते हैं, जैसे कि यहाँ सोडियम मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक है, अगर दाई से और बाई की ओर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि किसी आवर्त में बाई से दाई ओर जाते हैं तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की जो है क्या होती है, संख्या में वृद्धि होती है। और उदाहरण के लिए सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम भी ले लो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आ जाओ भैया, एल्युमिनियम इधर आओ, एल्युमिनियम इधर आ जाओ, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। चलो 13 होता है कि नहीं होता देख लो तुम लोग पहले भाई, यहाँ पे देख लो 13 होता है ना, परमाणु संख्या 13, सिलिकॉन का 14, सिलिकॉन का 14, सिलिकॉन का 14, सिलिकॉन भी है ना, SI सिलिकॉन का 14। अब देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग निकालो तो 2 दिख रहा है लाल, हाँ 2 8 2 10 और 3 13, ठीक है, 2 8 2 10 और 10 4 14। तो आप ये जो देख रहे हैं इसके बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रहा है। तो बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, देख रहे हैं ना, जैसे कि बाईं से हम लोग दाईं की ओर जा रहे हैं, बाईं से हम लोग दाईं की ओर हैं, मतलब इस क्रम से इस तरह से अगर हम लोग बढ़ते हैं तो क्या होता है, वृद्धि होता है। यही चीज आप लोग को समझनी थी जो आप लोग समझ गए, ठीक है। और तीसरी आवर्त में आते, क्योंकि इसके परमाणु संख्या जो है इलेक्ट्रॉन जो है KLM कोष में स्थित होते हैं, इसलिए ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किन्हीं भी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम? भैया तब फिर भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, ठीक है, कि सर ये चीज़ें हमें दिक्कत हो रही है, एक बार आप समझा दो, ठीक। ओके, आ जाओ आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। प्रवृत्ति जो है परमाणु साइज से, ठीक है, परमाणु साइज से परमाणु त्रिज्या का पता चलता है। जो परमाणु साइज है, परमाणु साइज से ही क्या होता है, इनकी त्रिज्या का पता चलता है। हालांकि अभी जस्ट मैंने बताया आवर्त में बाईं से दाईं और जाने पे परमाणु त्रिज्या घटती है। अगर हम लोग बाईं से दाईं जाएंगे तो परमाणु का त्रिज्या जो है घटेगा। अब देखो भैया एक कॉप बनाते हैं, ठीक है, अभी इस तरह से हम बनाते गए तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, घटेगी कि नहीं घटेगी, शुरू वाला का क्या होगा, परमाणु त्रिज्या घटेगा, यही चीजें। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि नाभिक में आवेशों को बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है। नाभिक में आवेश अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है किसको, नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज क्या होता है, घटते जाता है।
समूह में ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु की साइज बढ़ती है। परमाणु की साइज जो है, समूह में ऊपर से नीचे जाइएगा तो परमाणु की साइज जो है बढ़ती है, जो कि मैंने बता दिया। क्योंकि नीचे जाने पे एक नया कोष जुड़ जाता है, इससे नाभिक और सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी कारण जो है नाभिक का आवेश बढ़ जाने से परमाणु की साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे मैंने पहले ही आपको डिटेल से बता दिया आप लोग को, ताकि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि मैं बात किया था कार्बन के बारे में। किसके बारे में, कार्बन। कार्बन के बारे में बताया था 6 होता है इसकी कार्बन की परमाणु संख्या 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकाले तो 2 और 4। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है 4 होती है। ठीक है, ये जो है ना तो ले सकता है, ना ले सकता है, ले सकता है और ना दे सकता है, ना दे सकता है। ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। मैंने इसके बारे में भी चर्चा कर रखा है, ठीक है, पिछले अध्याय में। ओके, आ जाओ भाई, ये चीजें हो गई। आगे हम लोग देखते हैं, ये पीरियोडिक टेबल है आप लोग का जो बुक में दे रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, देखो हालांकि अगर इसमें हम ज्यादातर बात नहीं करने वाले हैं, इधर जो है आपका धातु हो जाता है, इधर जो है आपका धातु हो गया। जैसे कि देख लो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोवेडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ये सब क्या हो गया, धातु हो गया। और इधर जो है आप लोग का अधातु है, इधर क्या है, अधातु है। और बीच में जो है आप लोग का, वो बीच में जो आप लोग का है क्या है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से धातुओं और अधातुओं से अलग किया गया है। देखो टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से इसको अलग किया गया है। ठीक है, और बीच में जो ये टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा है, यही सब आपका क्या आ जाता है, ये उपधातु आ जाता है। क्या आ जाता है, उपधातु आ जाता है। क्या आ जाता है, उपधातु आ जाता है। ओके, चलो भैया, उपधातु के बारे में हम पहले वाला अध्याय में भी चर्चा कर रखे हैं। अगर नहीं देखें जरूर पहले वाला अध्याय देखिए। हम बार बार बोलते हैं आप लोगों को, सब अध्याय को जो है एक तरफ से आप लोग को देखना चाहिए, ताकि जो हम जो है ज्यादातर जो अध्याय हम आपको पढ़ाते हैं आपको, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक अध्याय को दूसरे अध्याय से कनेक्ट कर देते हैं। पिछले वाले अध्याय का कुछ छूट गया है तो हम जो अगले वाला अध्याय में हम कंप्लीट करवा देते हैं। ऐसा अध्याय का कुछ छूटे तो दूसरे अध्याय में करवा दो। ठीक है, तो रिवीजन बिना डिवीजन नहीं, मेरा मानना है। तो भैया रिवीजन प्रत्येक दिन आप लोग को करना होगा। हम्म, ये चीजें थी। आगे हम लोग, ये लास्ट आप लोग का बच जाता है ना। हाँ, एक और है, धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। धातुएं सारणी के बाईं ओर स्थित है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, जिसके बारे में मैंने बता दिया। और धातुएं दाईं ओर स्थित है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन व सल्फर, ये सब आ जाता है। मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोग को, एक ट्रिक बताया था, और बहुत ही कारगर ट्रिक है। ठीक है, मजाक में ले लेता है बच्चा लोग। धातु और धातु को पहचानने का सिंपल सी ट्रिक है। ये हालांकि 98% ही काम करता है, 1-2% काम नहीं करता ये ट्रिक। ठीक है, क्योंकि सभी पे अगर काम करने लगे तो आज के डेट में जो है सब कलेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है। ठीक है, अब देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक मतलब किस चीज का, मतलब किस चीज का मेरे भाई, मतलब किस चीज का, धातु और पहचानना, पहचानने का। अब देखो ऐसे ऐसे घेर दिए, थोड़ा सा डिजाइन बनाते हैं, बच्चे को मजा आएगा। ठीक है सर, ट्रिक आ जाओ, पहले आ जाओ यहाँ पे। अब इसको हम 2 भाग में बांट लेते, ठीक है। हाँ, अब आएगा ना मजा, कहेंगे सर ये क्या हो रहा है। चलो, धातु, और इधर हो गया आपका अधातु। ठीक, अब देखो इसमें, इसके धातु के नाम में जो है,
धातु के नाम में यहाँ पर हम लिख देते हैं, धातु के नाम में, नाम के अंत में यम लगा रहता है। ठीक है, नाम से पहचानने का ट्रिक। और धातु के नाम में, नाम अंत में नौ लगा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें इसमें अगर हम लोग बात करें जैसे कि सोडियम हो, सोडियम, इसमें देखो यम आ रहा है। अब देखो लिथियम, यम यम आ रहा है, यम। अब इसमें देखो कार्बन, ठीक है, एक ही देते हैं, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। अब आपकी इच्छा जैसे याद रखना है। ओके, आ जाओ भाई। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं, ये चीजें होगी। उपधातु मध्य में स्थित होती है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि बोरॉन, यहाँ जैसे कि सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनिया हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सब जो है क्या हो गया आपका, उपधातु हो गया। ओके, धात्विक और धात्विक का गुणधर्म ये था, आप लोग समझ गए। अब आता है अंतिम जो है आप लोग का, शायद अंतिम ही ना, हाँ अंतिम ही है आप लोग का, विद्युत ऋणात्मक। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो होता है, सीधी बात समझो, तो धातु होता है ऋणात्मक ही होता है, धातु जो होता है, सॉरी, अधातु जो होता है विद्युत ऋणात्मक ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, चार्ज ये लेता है। धातु इलेक्ट्रॉन दाता प्रवृत्ति का होता है, दाता होता है, और अधातु, अधातु ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। ठीक है, आप देखो, इससे पता चलता है कि कोई परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने में कितना सक्षम होता है। जो जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन के परमाणु संख्या की अगर हम लोग बात करें, कार्बन की परमाणु संख्या 6, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2 और 4, सॉरी, ठीक है, तो था बोले थे, ठीक, 2 और 4, 2 और 4, बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। ये पूरा कर ही नहीं पा रहा है ना, तो ये ले सकता है, ले सकता है ना, ले सकता है ना, दे सकता है ये। ठीक है, इसलिए तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर ऋणात्मक बढ़ जाती है, ऊपर से नीचे जाने पर ऋणात्मक घट जाती है। इसलिए सीधी सी बात समझो, जो विद्युत ऋणात्मक होता है वो अधातु ही होता है, विद्युत ऋणात्मक जो होता है अधातु ही होता है। सीधी सीधी एक लाइन में क्लियर। ओके, आ जाओ, ये आप लोग का खत्म हो गया कहानी। अब देखो यहाँ पे जो है मैंने आप लोग को जो समझाया, इसमें ज़्यादा हम प्रश्न नहीं देंगे, एक ही 2 प्रश्न आपको लिख के दे देते हैं। और दो भाई, क्या करना आप लोग को, पहला प्रश्न मेंडलीफ, ठीक है, मेंडलीफ, मेंडलीफ के आवर्त सारणी की विशेषता बताएं, विशेषता बताएं। न्यूलैंड्स दूसरा था, न्यूलैंड्स ना, न्यूलैंड, ठीक है, न्यूलैंड, न्यूलैंड के आवर्त की कमियां बताएं, कमियां, आवर्त में कमियां।
कमियां बतावे। ठीक है। एक और ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है, ये हाईलाइट करके लिख देते हैं आप लोग के लिए। आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी तथा मेंडलीफ के आवर्त सारणी में अंतर बतावें। ठीक है, ये आप लोग का जो है ज्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है, समझे कि नहीं, इसलिए। और अगर हम लोग चौथा देना चाहे, ठीक है, तो आप लोग जो है, अगर आप लोग को होमवर्क ही दे रहे हैं तो देखिए, कम से कम एक से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लें। क्या करें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लें। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकालें, क्योंकि ये सब चीज जो है ज्यादातर पूछा जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? आ जाओ भाई, ये हो गया। और आप लोग का जो है ये अध्याय जो है खत्म हो गया एकदम जबरदस्त तरीके से। इस अध्याय में हालांकि हम लोगों ने जो बात किया है, जो आपके लिए था, हालांकि अगर अध्याय की बात करें तो बहुत सारी चीजें दे रखा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, हालांकि छोड़े कुछ भी नहीं है अपने तरह से, लेकिन आप लोग को तब फिर भी लगे तो अगले नेक्स्ट अध्याय में जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। हालांकि ये अध्याय जो है एनसीईआरटी से, जैसे कि मैंने बता दिया था आप लोग को पहले ही शुरुआती में, एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी बुक न्यू वाला में, ठीक है, न्यू वाला में आप लोग को नहीं मिलेगा, न्यू वाला में नहीं मिलेगा, ओल्ड वाला में मिल जाएगा। ठीक है, ओल्ड वाला में मिल जाता है। ओके, कहीं कोई दिक्कत जी नहीं ना? और ये अध्याय कैसा लगा और आप लोगों को कितना समझ में आया, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग को देते हैं इतना बड़ा धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।